नमस्कार दोस्तों, मैं जूही धर्मे सक्षम भारत टीवी में आपका स्वागत करती हूँ। आज के खास शो ज़िंदगी में जिनके हौसले बड़े होते हैं उनकी उतनी ही ऊंची उड़ान होती है। तो ऐसे ही हौसलों भरी कहानियाँ हम आप तक पहुँचाने वाले हैं। तो आज हमारे साथ इस खास शो में है लक्ष्मीनगर जोन की प्रभाग क्रमांक 35 लक्ष्मीनगर जोन क्रमांक 1 की नगर सेवक श्रीमती लक्ष्मी ओम प्रकाश यादव जी। तो चलिए बात करते हैं उनसे। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपका बचपन कैसे गया और आपने जो एजुकेशन वो कहाँ से किया। मैं प्रॉपर नागपुर की ही हूँ। कमाल चौक कामटी रोड का मायका है। मेरा बचपन बहुत मिडिल क्लास परिवार में गया है और बहुत मिडिल क्लास परिवार से मैं बिलोंग करती और मेरा एजुकेशन 10th तक हुआ है। वहीं कॉरपोरेशन के स्कूल में मैंने संगम विद्यालय में 10th तक एजुकेशन किया है मेरा। उसके बाद शादी हो गई। बिल्कुल मैम, शादी के बाद बहुत ऐसे लाइफ में बहुत बड़े ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं। तो शादी के पहले और शादी के बाद इस फील्ड में आने के पहले या फिर इस फील्ड में आने के बाद आपकी इंस्पिरेशन क्या थी? शादी के पहले मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं राजनीति में आऊँगी, क्योंकि मिडिल क्लास परिवार था तो वहाँ राजनीति का दूर दूर कोई वास्ता नहीं था। जब शादी हुई तो मेरे पति कार्यकर्ता थे और कार्यकर्ता होने के नाते घर में एक थोड़ा सा राजकीय वातावरण था। जैसे जैसे इन्हें बच्चे होते गए, परिवार की जवाबदारी की सबके साथों में जब 2002 में फ़र्स्ट टाइम मेरे पति कारपोरेटर बने तो पूरा ही वातावरण हमारे घर का चेंज हो गया, क्योंकि पूरी राजनीति, समाज सेवा, राजकारण ये सब दिखने लगा। 2002 से लेकर 2007 तक फर्स्ट टाइम मेरे पति कारपोरेटर थे। अननेसेसरी 2007 में वार्ड हो गया और वार्ड होने की वजह से वो लेडीज़ हो गया। लेडीज़ होने की वजह से हमारे जो दो आइडियल है, माननीय देवेंद्र जी फडणवीस, नितिन जी गडकरी, उन्होंने ऑप्शन रखा कि आप अपनी मिसेस को इलेक्शन लड़ाओ। मेरे हस्बैंड खिलाफ थे, उन्होंने बोला नहीं, और सासू माँ तो बिल्कुल बोले मेरी बहू तू राजनीति में ही रहे, लेकिन मैं मेरी बहू को नहीं, मेरी परिवार की जवाबदारी है, बड़ी बहू है घर में। तो कई दिन पति ने बोले नहीं, बोले मेरे घर में सब मना कर रहे हैं, मेरी मम्मी मना कर रही है, सो मेरी मिसेस को नहीं लाऊंगा। तो हमारे जो लाडले नेता है देवेंद्र जी, उन्होंने ऑप्शन रखा, बोले मुन्ना जी अपना वार्ड है, अपनी जनता है और जनता इतना आपको प्रेम करती है कि हर छोटी छोटी बात के लिए आपके पास आती है, वो हमारे पास नहीं आती बोले, लेकिन वो हर हक से कोई बेटा, कोई भैया, काका, मामा बोल के वो सिर्फ मुन्ना जी के पास में आते हैं। तो ऐसे में अगर बोले आपकी मिसेस इलेक्शन लड़ती है और अगर आप जीत के आते हैं, काम आप ही को करना है और देखभाल भी करना है, लेकिन आपके वार्ड के नागरिक कहीं डिस्टर्ब नहीं होंगे। इन केस दूसरे के पास अगर जाते हैं तो वो लोग वो ईमानदारी से काम नहीं करेंगे बोले, क्योंकि मेरे यहाँ स्लम एरिया ज़्यादा है। स्लम एरिया ज़्यादा होने की वजह से कैसा है, स्लम के लोग मेरे हस्बैंड के पास आते हैं और वो आधी रात को आते हैं। उन्होंने ऐसे मेरे हस्बैंड ने आदत डाल के रखी हुई है, 2 बजे रात को भी अगर आते हैं तो हाँ क्या हुआ बेटा, क्या हुआ भाई, मेरे हस्बैंड उठाए अपनी गाड़ी और तुरंत जाते। कोई मेडिकल का केस रहे, पुलिस स्टेशन का रहे, उस वजह से यहाँ के नागरिकों को एक होप सी बन गई है। यानी वो अपने परिवार का सदस्य, मेरे पति को, बच्चों को, हमारे पूरे परिवार को ऐसे समझते। उस वजह से 2007 में फिर मुझे इलेक्शन लड़ना पड़ा। फिर मैं चुन के आई तो मुझे तब कुछ नहीं समझता था, इवन मुझे बोलना नहीं, ये नहीं। फिर कुछ कुछ चीज़ें मेरे पति ने समझाए, कुछ कुछ उनके साथ में रह के देखने मिला। कॉरपोरेशन क्या होती मुझे आइडिया नहीं थी। उसके बाद 2012 में फिर से जेंट्स वार्ड हुआ प्रभाग का। फिर सेकेंड टाइम मेरे पति कॉरपोरेटर बने। तब मैं 2012 में जब वो कॉरपोरेटर बने तो मैं साउथ वेस्ट महिला आघाड़ी की अध्यक्ष बनी। यहाँ का नेतृत्व करने का मुझे, यानी मैं बहुत लकी चाम थी कि मुझे इतना बड़ा नेतृत्व करने का मौका मिला। उसमें 2 इलेक्शन हुए, माननीय नितिन जी गडकरी, माननीय देवेंद्र जी, और मैं अपने आप को तब यानी बहुत खुशनसीब समझने लगी कि मिडिल क्लास फैमिली से आने के बाद, मेरा परिवार भी मिडिल क्लास था। यहाँ आने के बाद यानी जो मैंने सोचा नहीं था लाइफ में कभी कि एक हमारा कैसे, हम गाय भैंस वाले लोग, लेकिन मैंने सोचा नहीं था मेरे पति के पीछे मुझे जो वो समाज कार्य करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, वो मुझे भी करने मिलेगा। उसके लिए मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि मुझे ये मौका मिला। भगवान जितनी भी ताकत दे लोगों के समाज कार्य के लिए ही दे और हम पूरा परिवार उसी में लिप्त रहे कि हम हमारे हाथ से जनता का भला हो। कोई सीनियर सिटीज़न रहे, यंग रहे, जो भी रहे, उनकी सेवा करते रहे करके। फिर उसके बाद में 2017 में फिर प्रभाग हुआ, फिर लेडीज़ वार्ड हो गया। मीन्स एक बोले तो 2020 चालू है तो फिर मुझे यानी प्रभाग से, और मैंने जब
2007 में इलेक्शन लड़ा था तो मेरा वार्ड बहुत छोटा था। मेरे पति ने फर्स्ट टाइम प्रभाग में से, बहुत बड़े प्रभाग से इलेक्शन लड़ा था। मुझे तो ये होप भी नहीं थी कि मैं 2017 में इतने बड़े प्रभाग से इलेक्शन लड़ूंगी। मीन्स एक हाउसवाइफ जिसको पता नहीं राजकारण का ढ, और चलो तब यानी परिवार का सहयोग, पति का सहयोग कि उन्होंने पूरा कॉरपोरेशन समझाया, ये किया, तो उसमें मुझे उतना ये नहीं हुआ। लेकिन जब 2017 में इलेक्शन आया तब बोला गया कि फिर से लड़ना है, तो मैंने बोला इतने बड़े से तो मुझे तो नहीं लड़ना था। फिर वही ऑप्शन आ गया 2017 में कि तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। फिर और हमारे नेताओं की बात तो हम टाल नहीं सकते, तब भी मेरे पति बोले नहीं बोले, फिर भी वही ऑप्शन आया। लेकिन मुझे थोड़ा डर था कि इतना बड़ा प्रभाग कैसे करना करके। तो फिर मेरे पति, मेरा बड़ा बेटा, इन्होंने मुझे सांत्वना दिया, कुछ नहीं होता, अगर अपन समाज सेवा करते हैं, अपनी छवि लोगों में है, तो निश्चित ही अपनी जीत होंगी। अपने कार्यों का अपने को बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जो दिल से सेवा करते हैं, यहाँ जो भी आता है कोई भी खाली हाथ नहीं जाता है। फूल नहीं, फूलाची पाकड़ी, उसके लिए पूरी फैमिली तत्पर रहती। उस वजह से अभी फिर चुनाव आने वाले हैं, वही अब देखो क्या होता है। कहीं भी आते तो काका हमको नौकरी चाहिए, काकी हमको नौकरी चाहिए। मैं नितिन जी गडकरी, देवेंद्र जी को एक धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मेट्रो लाया। मेट्रो लाने की वजह से आज हमारी जो ये स्लम एरिया है, यहाँ से 10 से 15 जो बच्चे थे जिनको बहुत ज़्यादा यानी नौकरी की ज़रूरत थी, ऐसे बच्चों को हमने वहाँ मेट्रो में उन बच्चों को लगाया, जिनका जैसा एजुकेशन उनको वैसा बेनिफिट मिला। अब क्या होता है, लोगों की होप ख़त्म नहीं होती है, हम रहे या दुनिया बढ़ती रहे। आज 15 को अपने हाथ में था, कैसे मेरे हस्बैंड ने लगाया वो उनको पता है, क्योंकि किसके हाथ पैर जोड़ना पड़ता है ये हमको पता रहता है, किसके आगे 10-10 घंटे बैठना पड़ता है कि लगा दो। पर बाकी को ऐसा लगता है कि नहीं, अरे मुन्ना यादव बोले ना, जादू की छड़ी है, तुरंत हो जाएगा। काकी के पास गए, काका को बोलेंगे हो जाएगा, बट बहुत से पापड़ बेलना पड़ता। लेकिन मैं खुश हूँ कि अगर मैंने 15 लोगों को, मेरे हस्बैंड ने अगर उन बच्चों को नौकरी दिलाया तो कुछ अच्छा कार्य युवाओं के लिए किया। अभी आता है अपना सीनियर सिटीज़न का। सीनियर सिटीज़न का हम लगे सेवा करते रहते हैं। 50 साल से लेके जब शुरू होता है तो 80-90 साल के, आज हमने 7 से 8 साल में 450 से 500 मोतियाबिंद के ऑपरेशन कराए, जिसमें 60 से 70 साल के महिला, जेंट्स, वो भी हमने ऐसे कॉरपोरेशन मेडिकल में नहीं कराया, प्राइवेट हॉस्पिटल में किया। मेरे हस्बैंड का एक उद्देश्य था कि अगर फैसिलिटी देना है कम दो, लेकिन अच्छी दो, दिखावे का काम नहीं करना है, क्योंकि वो अपने को परिवार से जुड़ा, परिवार का सदस्य मानते हैं। तो उन लोगों को हमने कैटरेक्ट ऑपरेशन कराया। साल में एक बार हमारे चश्मे वाटप होते हैं, क्योंकि सबसे ज़रूरी आँख है। आँख है तो दुनिया है। आज के सीनियर सिटीज़न बेचारे मातारे हो जाते, बच्चे बाहर गाँव रहते, ये रहते, सबकी अपनी अपनी मजबूरी कि आँख नहीं रहेंगी तो क्या करें। तो उसके लिए हम आँख का ऑपरेशन कराए। उसके बाद माननीय नितिन जी गडकरी ने वयोश्री योजना लाई, उसमें हमने हमारे यहाँ के 500 लोगों का रजिस्ट्रेशन कराया, जिनको ज़रूरत है। ऐसे लोगों को जो किट माननीय नितिन जी दे रहे हैं, वो किट का रजिस्ट्रेशन कराया। शायद अगले महीने से व्हाट्सएप चालू है। उसके बाद हमारे देवेंद्र जी ने चलता फिरता एक दवाखाना खोल के रखा है। वो आए दिन 15 दिन में एक बार रेगुलर चेकअप के लिए आते हैं। उसमें हम घर घर खुद पर्सनली जाते, हम, मेरा बेटा, भैया, मैं, यानी कि चलो पैसे नहीं लग रहे हैं, अपने बॉडी का चेकअप कराते रहो। कोरोना काल इतना दुर्दैव काल था कि भगवान ऐसा दिन किसी को ना दिखाए। उस कोरोना काल में हमारे यहाँ तो भगवान ने ऐसा कुछ ज़्यादा हम जिन्हें मौत नहीं हुई है और ना होना चाहिए, लेकिन वो दुर्दैव काल ऐसा था कि मेरे यहाँ जितनी स्लम एरिया रोज़ लाके खाने वाले थे, उनकी एपैथी नहीं थी कि क्या करें। तुरंत जैसा यानी 23 मार्च को जब अलर्ट हो गया कि कोई भी घर से बाहर ना निकले, तो फिर मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, देवेंद्र जी, गडकरी साहब, सब लोगों ने अपने अपने तरफ से मदद की। तो मेरे पति ने सीधा बोले, जब हमने 3 महीना कच्चा धान्य दिए तो ज़रूरत बोला ना लोगों की बहुत सी रहती, सिर्फ गेहूँ चावल तेल मिर्ची से होता नहीं। जब लोगों ने बोले भैया तुम हमको 10 दिन का अनाज तो दे रहे, इसका सिलेंडर भी लगता है, हमको चाय बनाने के लिए दूध भी लगता है, फिर ऐसा लकड़ी लगती है, कोयला लगता है, तो उसके 3 महीना कच्चा अनाज हमने रेगुलर बांटा, मेडिसिन बांटा, यानी जितना हुआ वो। उसके 3 महीने के बाद से हमने अपने कम्युनिटी किचन खोला घर पे, और कम्युनिटी किचन खोलने के बाद में हर लोगों को हमारा 1 टाइम 2 टाइम जैसा हमसे जमा, हमने उन लोगों को जब तक उनकी ज़िंदगी का सुचारू जीवन चालू नहीं हुआ
अपने घर से हमने चालू रखा और उनको वहाँ तक वो फैसिलिटी मेरे पति के मार्फत, यानी वो समाज सेवा में मेरे पति का सबसे बड़ा योगदान, उसके पीछे मैं, तो वो सब चीज़ें हम लोगों ने किया कि लोगों को तकलीफ़ ना हो करके। ऐसे अभी हमारे यहाँ कैंसर शिविर भी चालू है, कल से वो चालू होने वाला है। कल मेरे ही वार्ड का पहला नंबर लगा है उन लोगों का, यानी भविष्य में किसी को कोई बीमारी ना हो। तो ये हम लोग हर चीज़ के लिए अलर्ट रहते हैं कि नहीं किसी को भी अपने साथ, जब 20 साल से लोग, आज मेरे पति के साथ पूरा जो मेरा वार्ड है ये 30 साल से जुड़ा है, मीन्स एक साधारण कार्यकर्ता के साथ से आज के तो 30 साल से जो जुड़े हुए हैं मेरे पति के साथ, आज वो लोग आज भी वैसे ही खड़े हैं। और हम नहीं जाते बोलने कि हमको राजकारण करना है तो इलेक्शन लड़ना है, टिकट दो। हमारी जनता खुद से हमारे नेता के पास जाती कि नहीं, हमको मुन्ना यादव जैसा ही कार्यकर्ता चाहिए जो हमारे परिवार को जानते हैं। क्या होता है, आए दिन हमारे घर में कोई का बेटा माँ को मार देता है, कोई को बीबी को मारता है, तो वो बच्ची, पढ़ी लिखी बच्ची कभी कभी अपसेट हो जाती, मैं कहाँ जाऊँ। तो अगर 12 बजे रात को भी झगड़ा हुआ तो वो सीधा आती, मुन्ना काका घर पे है क्या, काकी घर पे है क्या, करण भैया घर पे है क्या, तुम चलो मेरे को ये न्याय करके दो। तो उसमें एक अपनापन, एक पारिवारिक हक दिखता है। तो वो सब चीज़ों को देख के हमारे वार्ड के लोग बोलते हैं हमको जब भी चाहिए तो हमको सिर्फ मुन्ना यादव चाहिए है, ऐसी उनकी थिंकिंग रहती है। और हमारा एक ही उद्देश्य है, राजकारण क्या करना है तो समाज कार्य करो। राजकारण दुनिया करती, जिसने समाज कार्य किया वो ज़िंदगी भर जनता के बीच में टिका रहा, और वो मेरे पति से मुझे सीखने को मिला। आज महंगाई का जो मुद्दा चल रहा है, आप लोगों ने देखा होगा एमपी से लेके बाकी जगह में, बाकी स्टेट में महंगाई कम हो गई, लेकिन आज अपने महाराष्ट्र में महंगाई कम नहीं हुई है, इवन बढ़ते जा रही है। आज ये जो महाविकास आघाड़ी सरकार जो आके बैठी है, उनको निचले दर्जे की जो जनता है, अपन तो ठीक है मिडिल क्लास है, अपन खा सकते, भर सकते पेट्रोल, क्योंकि अपनी ज़रूरत है पेट्रोल तो अपन भर सकते, लेकिन जो अपने से भी मजदूर जो जनता है, नागपुर शहर महाराष्ट्र में बहुत गरीब लोग हैं, उनको जानकारी ही नहीं है कि ये लोग अपना जीवन कैसे ये करते। आज एक बाई बर्तन घसने जब जाती है ना, तो वो लोगों के जूठे बर्तन 300 रुपये के लिए घसती है। किसी को शौक़ नहीं रहता है। पढ़ी लिखी वाइफ भी जाती है बेचारी, क्योंकि उसके हस्बैंड की प्रॉब्लम रहती है, वो बेवड़ा है जो XYZ। आपने दारू तो परमिशन दिया, गरीबी हटाने की परमिशन क्यों नहीं दिया? रोजगार पे आपने ध्यान क्यों नहीं दिया? रोजगार पे आप अलर्ट क्यों नहीं है? आज अगर अपने यहाँ एक एग्जाम्पल 10 लाख लोग नागपुर शहर में है तो उसमें 2 लाख युवा बेरोजगार है। जब महाविकास सरकार अगर ने अपना एजेंडा लेके खड़ी हुई कि हमारी सरकार हम ऐसी करेंगी, उन 2 लाख लोगों में से आपने 10 भी हज़ार लोगों को रोजगार दिया क्या? अगर ऐसे ये जो सरकार है अगर ये सोच के अपना विज़न लेके चलती तो मुझे नहीं लगता कि महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी ये शहर में दिखती थी। लेकिन महाविकास जो आघाड़ी सरकार है वो अपने दामन में ही अपना ही खेल कर रही है, लेकिन उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने 60 साल में नहीं किया तो आज 5 साल में क्या करेंगे? वही देवेंद्र सरकार थे, उन्होंने आज जो बच्चों को, युवाओं को, मैं नहीं बोलती, शहर बोलता है, माननीय नितिन जी गडकरी, इन्होंने जो युवाओं को रोजगार दिया, उनको जीने की एक ऐसी बना के दे दिया कि नहीं तुम यहाँ जाओ, फूल नहीं फूल की पाखरी, भैया तेरा एजुकेशन ग्रेजुएट है ना, मैं तेरे को एक यहाँ पे कंप्यूटर के इस पे जॉब लगा देता। क्यों किया उन्होंने? क्योंकि उनको जानी थी, वो प्रॉपर महाराष्ट्र से वाकिफ थे, नागपुर शहर के जन्मे हुए थे, ज़मीन से जुड़े थे, इसलिए उनको पता था नागपुर की जनता, महाराष्ट्र की जनता अपने कितनी गरीब है, और ये एजेंडा था उनका कि गरीबों के लिए ही कुछ करना है। लेकिन महाविकास सरकार जो है उसको कुछ पता ही नहीं है कि शहर में, देश में, महाराष्ट्र में हो क्या रहा है, इसलिए वो अनसक्सेस है। और मुझे नहीं लगता कि अपने महाराष्ट्र की महंगाई वो करने में सफल होंगे। जैसे आप मैम अभी महाविकास आघाड़ी के बारे में अभी बोल रहे हैं, अभी महंगाई इतनी बढ़ गई है, जैसे आपने बताया हर जगह महंगाई बढ़ गई है, बट अभी जो पॉलिटिक्स में अलग अलग मुद्दे उठ रहे हैं, अलग जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, जिनके बारे में सोचना भी बेकार है, जो अपने संविधान में लिखा गया है उससे अलग ही लेवल पे जाके वो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, उस बारे में आप क्या कहना है? आपका बोलना बिल्कुल राइट है। भारतीय जनता पार्टी ने से कोई मुद्दे बोले, भाजपा का एजेंडा एक ही है, समाज सेवा, गरीबों की सेवा। उन्होंने जो एक एजेंडा पकड़ा है कि हमारे जनता का, शहर का कायाकल्प करना, वही एजेंडा आज तक चल रहा है। लेकिन जो नाना प्रकार की पार्टीज़ आ रही, अलग अलग पार्टीज़, महाविकास आघाड़ी रहे, आप रहे, XYZ, जो उनके एजेंडे जो है, जो संविधान को छोड़कर वो जो एजेंडे अपना रहे हैं,
ऐसा भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। उनका एक विज़न, एक सॉल्यूशन, ये भारतीय जनता पार्टी का है। लेकिन बाकी पार्टी क्या कर रही है, क्योंकि वो बारिश के मेंढक जैसी है। 5 साल में कहाँ रहते? मेरा एक ही बोलना है कि 5 साल में आप लोग कहाँ रहते? किसी के घर में डेथ होती है, किसी के घर में फ्यूनरल करने पैसे नहीं रहते। ऐसे समय तुम कुछ मदद नहीं कर सकते, किसी का तुम राशन कार्ड बना सकते? कोई एक सीरियस पेशेंट अगर रास्ते पे गिर गया चलते चलते, तब ये जो पार्टी अपने एजेंडे लेके चल रही, तब आप लोग कहाँ रहते? तब आके सच्ची समाज सेवा करो। एजेंडे तो दुनिया लेके चलती है, बिल क्लिंटन ने भी लेके चला, क्या हुआ? लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ही विज़न, एक ही एजेंडे पे चल रही है, सिर्फ विकास कार्य और विकास कार्य, इसके सिवा भाजपा का कोई विज़न नहीं है। इसलिए आज भाजपा एकदम बहुत सम्मानीय पार्टी है और आदरणीय पार्टी है। जी मैम, बिल्कुल सही कहा। हाँ, अभी आप इस जोन की नगर सेवक है, सो आपने इस जोन में क्या क्या काम किए हैं, या फिर आगे आपका इस जोन से रिलेटेड, लक्ष्मीनगर जोन से रिलेटेड आपका क्या कहना है? मतलब आपका क्या इसमें आगे का क्या मोटो है आपका? देखो, मेरे यहाँ काम का ऐसा है, मैंने आपको पहले बताया कि 2002 से फर्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड थे। आज हमको चौथी टर्म हो गई। तो मेरे तो एक ही रिक्वेस्ट रहेंगी कि आप मुझसे ना पूछे, मेरी जनता से पूछे कि मेरे वार्ड में क्या हुआ है। मेरी जनता अच्छे से जवाब दे सकेंगी कि हम लोग क्या काम करते हैं। लेकिन फिर भी आज 20 सालों में हमारे यहाँ जो स्लम एरिया है, लगता ही नहीं कि हमारा स्लम एरिया है। हमारे यहाँ पानी, बिजली, जो भी समस्या थी कारपोरेशन से रिलेटेड, हमने वो सब पार पाड़ने की कोशिश की है। लेकिन एक ही दिन में तो कुछ नहीं होता ना। घर में अगर आज दाल ख़त्म हुई तो कल चावल ख़त्म हो जाता है। सेम सिचुएशन वार्ड में रहती है कि अगर मैंने एक चैम्बर बनाया तो कहीं ना कहीं दूसरा बन जाता है, वो ख़राब हो जाता है। फिर भी हमारा एक ही होप था कि नहीं, अपने वार्ड का विकास करना है। लक्ष्मीनगर जोन के अंतर्गत जितने भी काम आते थे हमारे वार्ड फंड से, और हमारे एक हेड फिक्स है, वो फिक्स हेड से, ऐसे नाना प्रकार के रास्ते, बिजली, जो भी है, हमने बहुत सा काम किए। आज तो ऐसी स्थिति है कि हमारा फरवरी में कार्यकाल ख़त्म हो गया, ठीक है, प्रशासन लागू कर दिया गया। लेकिन आज की तारीख में जो कल तक हम काम कर रहे थे, आज हमको तकलीफ़ हो रही है। जो कमिश्नर ने प्रशासन लागू किया है, वो कमिश्नर का वार्ड में ध्यान नहीं है। मेरे यहाँ कुछ दिन पहले पानी की समस्या थी, मैंने एक डेपुटेशन भी दिया था, क्योंकि जनता से बड़ा हमारे लिए कुछ नहीं है। मेरे घर में पानी आ रहा है, इसका मतलब मेरे शहर में और मेरे वार्ड में पानी आ रहा है, ऐसा नहीं है। हमने एक डेपुटेशन दिया, कमिश्नर साहब हमसे मिले भी नहीं, देखा भी नहीं। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद मेरी समस्या पूरी रेगुलर हो गई। पानी मेरे हर गली, हर बस्ती में रेगुलर पानी मिलना चालू हो गया। बिजली की कोई समस्या नहीं है हमारे यहाँ, रास्ते की समस्या नहीं है, गटर की समस्या नहीं है, जो मैक्सिमम भाग स्लम एरिया में होता है। आज वहाँ भी आप जाके देखोगे तो मेरे यहाँ गट्टू से, फ्लोरिंग से, यानी ऐसा लगता ही नहीं है कि हम ये स्लम एरिया के अंदर दौरा कर रहे हैं। ऐसा अब आगे का ऐसा है, मुझे ये नहीं पता कि क्या होने वाला है। मेरा बेटा है, पति है, जो भी XYZ, जो पक्ष बोलेगा वो हमारा परिवार मान्य करता, हम पक्ष से बड़े नहीं हैं। उसके बाद हमारे परिवार का एक ही एजेंडा रहेगा कि जो समस्या हमारे वार्ड की बची हुई है, सबसे पहली प्रायोरिटी उसको देने की, वो समस्या से निराकरण करने का। सेकंड, ऐसे सीनियर सिटीज़न जो है, आज महाविकास सरकार ने जो लोगों का निराधार का पैसा आता था ना, मेरा एक ही बोलना है कि जो पैसा आता था, जो तुम देते थे, वो तुमने बंद नहीं करना चाहिए था। आज आप लोगों को पता नहीं है कि जिनके घर में एक पेरेंट्स रहते हैं, उनका बेटा बेरोजगार है, कोई का बेटा मर चुका है, कोई दारू पीता है, आपने उनकी परिस्थिति आके नहीं देखे। उनको जो निराधार पैसा मिलता था, उनको बंद करने का रीज़न क्या है? उसमें ना हम बंद कर सकते ना आप। ये प्रोटोकॉल था कि ये रूल निकाला गया था कि ये तुम्हारा राजीव गांधी निराधार योजना का जो पैसा है वो आजीवन वो चलते रहेगा जब तक उनकी ज़िंदगी है। जिस दिन से 3 साल मैक्सिमम होते आ रहे, मेरे यहाँ के 250 लोग बेचारे गरीब ऐसे हैं जिनको निराधार का पैसा ही नहीं मिला। अब 2500 लोग अगर वैसे हैं तो मैं उनको 150 लोगों को मैक्सिमम, किसी को मेडिसिन लगती है, कोई शुगर की दवाई खाता है, कोई को हार्ट की चलती, मैं 2 से 4 लोगों की हेल्प कर सकती। इवन किसी के हाथ पैर जोड़ के बोल सकते हम कि बाबा इसको 1 महीने की दवाई दे। लेकिन और भी तो खर्चा रहता है जिनका बेटा ही नहीं है। ये महाविकास आघाड़ी सरकार ने सबसे पहले इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए था कि हम गरीबों का हक मार रहे हैं। देवेंद्र सरकार थी, जो निराधार का पैसा 600 रुपये था, उन्होंने पहले ही साल में 1000 रुपये किया, क्योंकि उनको जानी थी कि महाराष्ट्र में जो सीनियर सिटीज़न है उनको 600 रुपये में मेडिसिन आज के तारीख में नहीं होती है, तो उन्होंने वो 1000 रुपये किया।
जब उन्होंने 1000 रुपये किया, जब तक हमारी भाजपा की सरकार थी उनको पैसा बरोबर मिला। फिर आज आप लोगों ने कौन से बेस पे प्रोटोकॉल चेंज किया और आपने एकदम एजेंडा ला के खड़े किया जिसका बेटा है उसको नहीं मिल सकते। अब मुझे आप बताइए, अगर आपके घर में आप एक भाई बहन है, आपका भाई विदेश चले गया XYZ कहीं, वो माँ बाप यहाँ पड़े हुए हैं, आपकी शादी हो गई, तो मुझे बताओ उनका खर्चा कौन उठाएगा? उसकी वो अपनी बीवी में अपने बच्चों में खुश हो जाएगा। एक लेवल सच्चाई है ये। लेकिन उन सीनियर सिटीज़न का क्या? ये महाविकास सरकार ने तो देना चाहिए ना, उनका हक तो तुम नहीं छीन सकते। एजेंडे बड़े बड़े लेके चल रहे थे ना, तो ये एजेंडे में इनका हक क्यों मार कर? कंट्रोल में आप लोग अनाज देने के लिए आज साल भर हो गया, जिस दिन से महाविकास आघाड़ी सरकार आई है उस दिन से राशन कार्ड के थंब प्रिंट ही नहीं आए हैं। कंट्रोलों में अनाज आके पड़े रह रहा है और वो गरीब भूख से मर रहा है। जिनको फ्री का अनाज माननीय नरेंद्र जी मोदी ने जो स्कीम दिया है कि ये गरीबों के हक का है, ये अनाज इनको मिलना चाहिए, तो वो अनाज क्यों नहीं दे रहे? ऐसा आपका क्या रह गया कि आपके 6-6 2-2 साल 6-6 महीने प्रिंट थंब नहीं आ रहे? तो वो व्यक्ति कहाँ से लाएगा? अगर वो व्यक्ति 300 रुपये महीना कमा रहा, वो एक होप में जी रहा था कि वह हमारे नरेंद्र जी मोदी है, हमारी सरकार है, वो हमको फ्री में अनाज दे रही है, तो जब वो अनाज लेने राशनिंग दुकान पे जाते हैं तो कंट्रोल वाले बोल देते भैया तुम्हारी थंब प्रिंट नहीं आई, तो 6 महीने थंब प्रिंट नहीं आई। बराबर है मैम। जैसे ही ऐसे बहुत से क्वेश्चंस है जो आपके मन में भी है, हमारे मन में भी है और दर्शकों के भी मन में है। तो अगर दर्शकों आपके पास भी ऐसे क्वेश्चंस है तो आप हमारे पास आइए, हम ज़रूर आपके क्वेश्चंस आपके जो जोन मेंबर होंगे, नगर सेवक होंगे, उन तक हम आप तक पहुंचाएंगे। आगे मैम मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि जैसे ही आप इस फील्ड में आए, एकदम से जो पूरा घर का माहौल रहता है वो पूरा आपके लिए चेंज हो गया, तो यहाँ आने के बाद आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए और आपको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा स्पेशली? क्योंकि हमें तो ये पता चल गया अभी आपसे बात करके कि जैसे हम बोलते हैं कि एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, वैसे ही आपके पीछे आपके पति का हाथ था, आपके फैमिली का सपोर्ट था, फिर भी एक जो एक पर्सनल रहता है, कमिटमेंट रहता है, तो उसके बाद जो आपको मुश्किलें आई उसके बारे में क्या कहोगे आप? सबसे पहले तो ऐसा था कि सबसे पहले अगर स्ट्रगल कुछ था तो वो थे मेरे बच्चे। तब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, कहने ये छोटा बेटा, बड़ा बेटा मेरा 7-8 साल का ही था, छोटा 3.5 साल का 2007 में। तब मुझे इतनी तकलीफ़ हुई कि अरे मीटिंग में भी जाना पड़ता है और कॉरपोरेशन के हाउस को भी ज्वाइन करना पड़ता है, दिन भर रहना पड़ता है। फिर मेरे बच्चे स्कूल से आ रहे तो इनको खाना कौन देगा, इनको घर में देखेगा कौन? तो और ये बच्चे कैसे छोटे रहेंगे, जैसे वो माँ को ही ढूंढेंगे ना। तो सबसे तकलीफ़ का विषय था, तो मैंने एक सोल्यूशन निकाला। मैंने मेरे साथ साथ मेरे बच्चों को डे बोर्डिंग में डाल दिया, शंकरपुर, रॉयल गोंडवाना। मेरे बच्चे नाराज़ भी हुए, बोले ऐसे मम्मी हमको यहाँ से निकाल के। अब मैं उनको नहीं बता सकती थी ना, क्योंकि तब वो छोटे थे कि क्यों डाल रही करके। मैंने मेरे दोनों बेटों को शंकरपुर डाल दिया कि ये सुबह मेरे बच्चे 7 बजे जाते थे और 5:30 बजे घर पे वापस आते थे। मतलब मैं दिन भर मेरे बच्चों को भी नहीं देख सकती थी और मेरे बच्चे मुझे भी नहीं। इवन माँ के हाथ का 5 साल उनको खाना भी बराबर नहीं मिला, क्योंकि डे बोर्डिंग का खाना वो जो मिला वहाँ, क्योंकि मेरे पीछे ये लग गया था। उसके बाद में सासू माँ भी थी। सासू माँ बहुत गुस्सा करती थी, तू बच्चों को वहाँ भेज दी, तू ऐसा कर दी, मेरे नाती वगैरह, अरे समथिंग बहुत से परिवार में। और बड़ी मैं थी और घर में और भी बच्चे, ये बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। परिवार है, अगर अपन प्राइवेसी देखेंगे तो समाज सेवा नहीं कर सकेंगे। ऐसे बहुत सी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, बट बहुत अच्छा लगा कि यहाँ तक हम पहुँचे हैं करके। वो बोलते हैं ना मैम, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वैसे कुछ आपके भी लाइफ में हो रहा है, तो कुछ नहीं, उसका फल आपको अभी मिल रहा है। सब आपके बेटे, आपके बच्चे, आपकी फैमिली पूरी आपको सपोर्ट करती है। बिल्कुल मैम। तो अब सबसे लास्ट में आपको यही पूछना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे कि फ्यूचर से रिलेटेड या अभी प्रेजेंट में जो कुछ भी चल रहा है, अपने इंडिया में जो कुछ भी चल रहा है, जो इस सरकार में जो कुछ भी चल रहा है, उस रिलेटेड आप क्या बोलना चाहोगे? मैं एक ही शब्द बोलना चाहूँगी कि एक बार जो गलती हो चुकी है, जनता, शहर, भारत, वो ना दोहराए। अपना चुनाव, अपना मत देख के करो। आज महाविकास आघाड़ी सरकार के पीछे जो गलती हुई है, जो आज सरकार में आके बैठ के ना युवाओं की तरफ ध्यान है ना और किसी चीज़ों ने, महंगाई की तरफ, ये बढ़ते जो जा रही है, उसको स्टॉप करके एक ही विज़न है कि अगर इस बार मतदान करना है ओनली फॉर भारतीय जनता पार्टी। ना जो करप्ट है, ना करप्शन करती है, लोगों को न्याय दिलाती है और न्याय के लिए एट ए टाइम खड़े रहती है। हर छोटे से बड़ा कार्यकर्ता
हमारे नेता सब कोई 24 तास अगर जनता के लिए अलर्ट रहती है, युवा यूथ हर किसी से मैं एक हाथ जोड़ के यही विनती करूँगी कि आने वाले इलेक्शन में ओनली सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही मतदान करें और अपने फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिठा ले, और बिठाने के बाद ये जो अपने को चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है वो मैक्सिमम कम करने की अपन सब मिलके कोशिश करेंगे। ये रही दर्शकों हमारी बात चल रही थी अभी लक्ष्मी जी से। अगर हमारे अंदर अगर हौसला ना हो तो हम ऊंची उड़ान भर ही नहीं सकते। ऐसी लक्ष्मी जी के फैमिली ने उन्हें सपोर्ट किया, उनके हौसले थे, इसलिए आज वो यहाँ तक पहुँची है। ऐसे ही खबरों के लिए, ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए सक्षम भारत टीवी के साथ। मैं जूही, धन्यवाद।